नमस्कार बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 100 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से अनुरोध है कि इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा और चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद है। जिसमें कि फर्स्ट नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, जरूर आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। बताओ जी, उसने कहा था जो कहानी है उसके लेखक का नाम क्या है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगर इससे पूछे कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष यानी कि यह कब प्रकाशित हुआ था, तो यह हुआ था 1915 में। इसको भी आप याद रखोगे। और अगर पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो लगा देना 3। कौन कौन, उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। सारी चीजों को मैं क्लियर करते जाता हूं, बस आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट करते चलना। ओके जी, चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर सवाल। इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या फिर ललित निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को निधन हुआ था। पिताजी का नाम पूछे तो बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक प्रकार के व्यापारी थे। और माताजी का नाम पूछे तो पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। इसको भी आप याद रखना, क्योंकि ऐसी चीजें जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने। अंत का विलोम क्या होगा। अंत का विलोम का अर्थ होता है, विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो अंत का विलोम क्या होगा बता दो आप सब। तो आदि का विलोम अंत होता है, तो अंत का आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए। अल्पायु का विलोम क्या होगा। अल्पायु भाई, अल्पायु मतलब कम आयु है, तो दीर्घायु मतलब ज्यादा आयु होगा, तो दीर्घायु। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अल्पायु का विलोम दीर्घायु, उल्टा शब्द है, एकदम आसान है भाई। ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। चलिए फिर पांचवा नंबर सवाल को देखिए। इनमें कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। अब बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो ऊपर में क्या था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है, तो देखो मैंने बताया था कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। लेकिन यहाँ तीनों हम लोग को मिल गया है, तो मतलब ये है। और नहीं है कौन, तो हारे को हरिनाम, जो कि दिनकर जी की रचना है भाई। 1970 में यह प्रकाशित हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर की रचना, जो कि प्रकाशित हुआ था 1970 में। ओके चलिए फिर 6 नंबर सवाल को देखिए। क्या करा है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह क्या था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका कि जन्म स्थान है सीताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। माताजी का नाम है फुलरानी और पिताजी का नाम है हरसु दयाल। इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए फिर 7 नंबर सवाल को देखिए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर 8 नंबर सवाल को देखिए। बहुत आसान सवाल है भाई, आंसर लगाते चलो। और जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ते चलो हमारे साथ भाई। बिल्कुल फ्री तैयारी हो रहा है, पीडीएफ भी फ्री दिया जा रहा है। बस आप हमारे साथ जुड़ो और अच्छे से तैयारी करो, अच्छा मार्क्स लाना है आपको। देखो ज्ञानेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ज्ञान ईश्वर, यानी कि ज्ञान का ईश्वर। तो आसान सा है ना भाई, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। ब्रह्मा पुत्र में कौन सा लिंग है। ब्रह्मा पुत्र बोले तो ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मा पुत्र होता है, तो कौन सा होगा, देखने से लगता है पुल्लिंग, तो कौन सा, ऑप्शन बी ही तो लगाओगे। चलिए फिर 10 नंबर सवाल को देखिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, ये पूछा गया है। तो सिमरिया बेगूसराय बिहार के हैं भाई, अपने बिहार के हैं, तो ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। पत्नी का नाम दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम हुआ, जिसको हम लोग शॉर्टकट में दिनकर जी बोलते हैं। और इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो श्यामवती देवी। याद रखिएगा आप लोग। अगर माता जी का नाम पूछे तो मनरूप देवी, याद रखिएगा मनरूप देवी अगर आए तो इनकी माता जी का नाम है। और पिताजी का नाम पूछे तो क्या लगाओगे, रवि सिंह। दोनों को याद रखना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर 12 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो कितने वर्ष के थे जब वो पहली कविता पुस्तक प्रकाशित किए थे, बताओ आप सभी। 12 का करेक्ट आंसर तो ये थे 21 वर्ष के। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। इंद्रसभा नामक नाटक के नाटककार कौन है। इंद्रसभा जो नाटक है उसके नाटककार का नाम क्या है, तो वो है अज्ञे जी। जिसका पूरा नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है पूरा नाम। माता जी का नाम है व्यंती देवी और पिताजी का नाम क्या है, तो बता दो, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ओके
चलिए फिर 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। अज्ञा जी का मूल निवास कहाँ है? एक है मूल निवास और दूसरा है जन्म स्थान। अगर मूल निवास पूछे तो क्या लगाओगे? फटाफट से बता दो आप लोग। करतारपुर पंजाब लगा देना। अगर जन्म स्थान पूछे तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश लगा देना। दोनों चीजों को क्लियर कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर 15 नंबर सवाल देखिए, कौवा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची कहने का अर्थ होता है समान अर्थ पूछा गया, तो काक बोलते हैं, प्रतिजीवाय बोलते हैं, वायस बोलते हैं, उपरोक्त तीनों लगा लो, करेक्ट हो जाएगा 15 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फिर 16 नंबर सवाल देखिए, आम शब्द में कौन सा लिंग है? आम में लिंग पूछा गया आप सभी से, तो आम में कौन सा लिंग होगा बता दो आप सभी। 16 का करेक्ट आंसर पुल्लिंग है। आम जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल देखो, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? देखो जी, उपसर्ग अगर पूछे तो वो पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो उपवन कहने का अर्थ है उप और वन। उप हमारा उपसर्ग है और वन क्या है? तो एक शब्द हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, क्या करा? आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या राइट आंसर? 18 का बी लगा रहे हो आप लोग, लेकिन आत्मिक भी सही होता है, इसलिए बी और सी दोनों करेक्ट लग रहा है भाई। कौन सा लगा रहे हो 18 का? अभी फिलहाल हम लोग सी लगा लेते हैं, लेकिन आत्मीय भी हो जाएगा। आत्मिक करेक्ट आंसर तो होगा ही, लेकिन आत्मीय भी सही जवाब है। चलिए फिर 19 नंबर सवाल देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब? तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? ये पूछा गया 1943 लगा दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर दूसरा सप्तक 1951 याद रखना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? नौजवान भारत सभा का जो गठन किया था वो किया था भगत सिंह ने। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह जी है, याद रखिएगा आप सभी। जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है भाई? याद है कि नहीं? संपूर्ण क्रांति। कौन सा? संपूर्ण क्रांति वाला बात आए तो जयप्रकाश नारायण समझ लो, और शिक्षा वाला बात आए, शिक्षा वाला बात आए तो क्या लगाओगे? जय कृष्णमूर्ति। और एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना, इसको भी आप याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल देखिए, बम का दर्शन किसकी रचना है? बम का दर्शन भगत सिंह लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखो, डॉन ब्रिन की आत्मकथा किसकी पुस्तक है? डॉन ब्रिन की आत्मकथा सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर 23 नंबर सवाल देखिए, हास्यास्पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया, देखो जी यहाँ प्रत्यय पूछा गया, तो मैंने बताया लास्ट में लगता है, यानी कि हास्य, हास्य और कौन सा? आस्पद हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए फिर 24 नंबर सवाल देखिए, आदर का विलोम क्या होगा? आदर का विलोम अनादर। कौन सा? ऑप्शन डी में दिया गया, करेक्ट आंसर है भाई। ये विलोम शब्द से जो होता है ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए विलोम शब्द को एकदम दिमाग में सेट कर लो। कुछ चीजें को याद करना पड़ता है, उसको याद तो जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये ट्रिक वाला चीज है उसको याद करना। जैसे कि हो गया आर्द्र का शुष्क होता है, तो आपको पता नहीं होगा आर्द्र का क्या होता है, तो उसको याद करना पड़ता है। अगर एक दो दिन अगर देख लेते हो तो याद हो जाएगा। देखो सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था? सूरदास का जो निधन हुआ था वो पारसोली ग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है 25 का। ओके चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी नंबर का बोध हुआ, द्विगु समास लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 27 नंबर सवाल देखिए, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा में पर्यायवाची पूछा गया, तो बताओ क्या होगा? तो पवन लग रहा है क्या? हवा पवन एक ही शब्द है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 28 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? मेरी बांसुरी किसकी कृति है? कृति मतलब रचना, रचना किसकी है ये बताओ आप सब। तो रचना जो है ये है जगदीश चंद्र माथुर की मेरी बांसुरी। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ दे तो घबराओ नहीं भाई, मैं हूं ना, 1936 में ये प्रकाशित हुआ था, इसको भी आप याद रख लो। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने। जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? जगदीश चंद्र माथुर यानी कि ओ सदानीरा जो चैप्टर है, ओ सदानीरा जो चैप्टर है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और ये जो है ये कहां के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे ये पूछा गया, तो बिहार के हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण जो रचना है वो क्या है बताओ आप सभी? तो यह एक प्रकार का निबंध है और यह भी रचना जगदीश चंद्र माथुर की ही रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? निम्न में कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है? नहीं है पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ आप सभी निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है ही नहीं? तो रेशमिताई नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है। 32 नंबर सवाल देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? तो गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग? अत्यंत, अति, जोर, अंत, कौन सा? अत्यंत, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बड़ा आसान सवाल है जी, आंसर लगाते चलो। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म, अरे भैया पहले ही मैं बता चुका है, 23 जून अगर आए 23 जून 1844 अगर आ गया तो समझ लो बालकृष्ण भट्ट का जन्म है। और 20 जुलाई 1914 वाला अगर बात हुआ तो ये निधन है। तो 23 जून 1844 कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फिर 35 नंबर सवाल को देखिए, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं। भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा चैप्टर के लेखक है। चलिए फिर 36 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? पड़ोसन कौन है? तो कुंती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। और 37 नंबर सवाल देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना? आषाढ़ का एक दिन नाटक जो रचना है वो किसकी रचना है बता दो आप सब 37 का? तो ये मोहन राकेश की रचना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 39 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है बताएंगे? 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये लिखी है नामवर सिंह ने, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश के पिता का क्या नाम था? मोहन राकेश के अगर पिताजी का नाम पूछे तो क्या लगा दोगे आप सब? फटाफट से बताओ। करमचंद गुगलानी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं ना कि बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। चलिए फिर 40 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग? अनु और शरण, यानी कि शरण एक शब्द है, अनु हमारा उपसर्ग हो जाएगा। पहले लगता है उपसर्ग, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, पानी शब्द का विशेषण क्या होगा? पानी का विशेषण कौन सा होगा? पेय हो जाएगा ना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, क्या करें? सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, सार्थक का निरर्थक, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, अनिर्थक मतलब कोई अर्थ ही ना हो, बस यही होता है। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? अवश्य होगा भाई, ये काम अवश्य होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अवश्यम भावी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया था? लो जी, कितना आसान सा सवाल है कि नामवर सिंह को किस रचना पर, वो भी लिख देता हूं भाई, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान रचना पर, कविता के नए प्रतिमान रचना पर 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। 45 नंबर सवाल देखिए, क्या करें? बकलम खुद किसकी रचना है? बकलम खुद जो रचना है वो किसकी रचना है? बता दो एक बार आप सब। तो ये नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? लो जी, अभी मैंने बताया कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो किसको? नामवर सिंह को, ऑप्शन डी सही जवाब है। 47 नंबर सवाल देखिए, क्या करें? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को हुआ था। क्या लगा? 47 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? तो कौन सा? 30 जून 1950 को ही हुआ था भाई। 48 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था? जयश्री सम्मान वाला बात आए तो क्या लगा दोगे आप सब? 1996 में दिया गया था। और कथाक्रम सम्मान भी दिया गया था, और परिवेश सम्मान भी, परिवेश सम्मान पूछे 1995 में दिया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में दिया गया था। इसको भी याद रखना, अगर ये सब आ गया तो आप लगा के चले आना। 49 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है? अब और नहीं जो रचना है वो क्या है? बता दो आप सभी। तो कविता है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। किसकी? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, सॉरी जगदीश चंद्र ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बता दो आप सभी। तो यह हुआ था कहाँ? तो महाराष्ट्र में। किसने किया था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज जी का जन्म कब हुआ था? बता दो आप सभी। मलयज का जन्म कब हुआ था? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो डायरी है, जिसके लेखक का नाम है मलयज, और इसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 52 नंबर सवाल देखिए, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा जो हो सकती है वो चुनौतियों को झेलने में, एकदम मुसीबतों को एकदम सामना करने में सुरक्षा हो सकती है। घर के भीतर नहीं हो सकती, अंधेरे में भी नहीं हो सकती भाई, कब तक छुपोगे? पला यानी कि भागने में भी नहीं हो सकती। इसलिए चुनौती को झेलने में, जैसे कि आपके सामने क्या है, एक चुनौती बना हुआ है, आपका बोर्ड एग्जाम है, तो उसको झेलने में भाग जाना, कितना दूर भागोगे भाई? नंबर कम हो जाएगा, भागे कि नंबर कम हो जाएगा? अगर उसको झेलते गए, एकदम देख लेंगे, एकदम तैयारी करेंगे, तो कौन सा चुनौतियों को झेलना हुआ तो मतलब अच्छा मार्क्स तो आएगा आपका। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है वो द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 54 नंबर सवाल देखिए, मलयज का कविता संग्रह कौन सा है? कविता संग्रह की बात हो तो यह मलयज का जो कविता संग्रह है वो कौन सा है? तो जख्म पर धूल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, ये कविता के साक्षात्कार और संवाद और एकालाप जो रचना है ये मलयज जी का ही रचना है, और ये क्या है? तो आलोचना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए 55 नंबर सवाल देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया कि यह एक प्रकार का डायरी है और मलयज जी की रचना है, याद रखना। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, अपलक में कौन सा उपसर्ग? अ और पलक, अ हो जाएगा उपसर्ग, हमारा पलक एक शब्द है। 57 नंबर सवाल के समकल्प, संकल्प, सम जोड़ कल्प, कौन सा? समकल्प हो जाएगा। समकल्प, समकल्प नहीं संकल्प होता है, और सम धन कल्प यानी कि संकल्प होता है। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण पूछा गया है, तो बताओ 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आदरणीय होता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर सवाल देखिए, अर्थ शब्द का विशेषण क्या होगा? अर्थ का विशेषण आर्थिक होता है। 60 नंबर सवाल देखिए, उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बता दो बच्चा पार्टी फटाफट से। तो यह हुआ था सीतापुर, अनूपपुर में, और कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 61 नंबर सवाल देखिए, उदय प्रकाश की कहानी संग्रह कौन सा? उदय प्रकाश का जो कहानी संग्रह है वो पूछा गया आप सभी से, कौन सा है कहानी संग्रह? तो वो ये सुनो कारीगर जो ये कहानी संग्रह है, याद रखिएगा आप सब। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए, तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 यानी कि 55 साल के हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 64 नंबर सवाल देखो, ये आपके सामने, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा जो पाठ है उसके रचयिता का नाम है जे कृष्णमूर्ति। अगर पूछे कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है तो लगा देना भाई, जिद्दू कृष्णमूर्ति नाम है पूरा, याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम पूछा, एकदम आसान सा सवाल है, नारायण जिद्दू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और हाँ, अगर माता जी का नाम पूछे तो संजीवम्मा लगा दें, संजीवम्मा होगा भाई
यहाँ संजीवम्मा होता है। माता जी का नाम क्या है? तो संजीवम्मा और पिताजी का नाम है नारायणा जिद्दू। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, करबक कहाँ से लिया गया? करबक जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? ये पद्मावत से लिया गया है। एक और बात याद रखिएगा, अगर पद्मावती आए तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना, पद्मावत आए तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए क्या करा, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? बता दो आप सब। पद्मावत तो है, अखरावट भी आखिरी कला में, लेकिन मिर्गावती नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 68 नंबर सवाल देखिए, चित्ररेखा किस कवि की रचना? चित्ररेखा जो रचना है वो किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा? पुस्तक में संज्ञा पूछा गया। तो भाई संज्ञा तो एकदम आपके दिमाग में मैं सेट कर चुका हूँ कि जितने भी जाति वाले चीज आते हैं, पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, आपको भी पता होगा। तो ये जातिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि जो दुनिया में केवल एक हो, मतलब जिसका कोई क्या बहुवचन ना निकले। जैसे कि हो गया महात्मा गांधी एक है भाई, सचिन तेंदुलकर एक है, भारत एक है, तेलंगाना एक है, दिल्ली एक है, पटना एक है, बस एक ही है। मतलब ये क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक। भाववाचक मतलब भाव के द्वारा व्यक्त, जैसे कि आप मिठाई खा रहे हो, ये मिठाई मत बोलो, मीठा जो आपको मीठा लग रहा है वो क्या होगा? मतलब भाव के द्वारा व्यक्त होता है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। समूह मतलब झुंड का बोधो, जैसे कि हो गया बंडल हो गया, गुच्छा हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा है। चलिए 70 नंबर सवाल को देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? नहीं है तो कौन सा होगा? भाववाचक का नहीं है ताजमहल, क्योंकि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ताजमहल तो एक ही है। चलिए 71 नंबर सवाल की, भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा? भीड़ एक आदमी से भीड़ नहीं होगा, तो समूहवाचक लगा लो, समूह से भीड़ होता है। 72 नंबर सवाल देखिए, सागर का लिंग निर्णय करे। सागर जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये पुल्लिंग है, सागर शब्द पुल्लिंग है। 72 का ए हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो ये तो है राम भक्ति शाखा के, ये है कृष्ण भक्ति शाखा के, जो है जिसका नाम है सूरदास, याद रखिएगा आप सब। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? एक एक करके पढ़ते। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, करबक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, छप्पा नाभादास की रचना है, और सूर सागर सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास का निधन कब होता है? निधन मतलब मृत्यु होता है, तो इसका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 1623 में, और 1543 में क्या हुआ था? 1543 में इसका जन्म हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। 76 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास के मित्र कौन थे? तुलसीदास के जो मित्र थे वो कौन थे? तो एकदम आसान सा है, महाराजा मानसिंह भी थे, नाभादास भी थे, और दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती भी थे। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, इनमें से सभी हो जाएगा। 77 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन तुलसीदास की रचना? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो तुलसीदास की रचना है? तो बता दो 77 का कौन सा होगा? है पूछा गया शिवा बामनी, तो ये भूषण जी की रचना है। ये भी नहीं होगा। मसलानामा ये बता दो, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। लहर जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना, लेकिन दोहावली जो रचना ये तुलसीदास की रचना। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर सवाल के, भक्त चरित्रों की माला कौन सा? भक्तमाल है, जो कि नाभादास की रचना है। चलिए 79 नंबर सवाल के, नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास के पूछा गया, वैष्णव दर्शन के थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 80 नंबर सवाल के, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी जो थे भूषण के कौन थे? भाई थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। और दूसरे भाई का नाम था मतीराम, उसको भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए, भूषण ने छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया? बता दो आप सभी 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह क्या था? 10 छंदों में। अगर शिवा बामनी में पूछता तो 52 हो जाता, अगर छत्रसाल दशक में, दशक से 10 याद आया, ऑप्शन सी लगा लो। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? भाई जिसके शिखर पर है चंद्रमा वही तो हुआ चंद्रशेखर ना, तो लगा लो कौन सा होगा? बहुव्रीहि हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 83 का करेक्ट आंसर, 82 का लगाओ आप सभी, तो बहुव्रीहि करेक्ट आंसर है, क्योंकि महादेव जी का बोध हो रहा है। चलिए 83 नंबर सवाल के, पुस्तक शब्द का लिंग निर्णय करें। पुस्तक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है बता दो आप सब। तो एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 84 नंबर सवाल के, शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? एकदम मजेदार क्वेश्चन है, एकदम आंसर लगाते चलो और लास्ट तक हमारे साथ बने रहो भाई। आज देखते हैं 100 में कौन 100 मारते हैं, कौन से बच्चे हैं ऐसे जो 100 में 100 लगाते हैं। 84 का करेक्ट आंसर बता दो आप सब। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पितामह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू, एकदम आसान सा है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 85 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कंकाल क्या है? कंकाल जो रचना है वो क्या है बता दो आप सभी। 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कंकाल जो रचना ये उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 85 का, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति तो थे, लेकिन वो क्या थे? प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेसी नेता, या फिर उपरोक्त सभी? क्या थे बता दो आप सभी। तो ये जो थे ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? कौन
कौन सी है, तो पुत्र वियोग ऑप्शन डी सही जवाब है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना, अधिनायक रघुवीर साय की रचना है और गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। 88 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 88 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी। तो 13 जनवरी 1911 को। अगर पूछे 13 जनवरी रहे, 13 जनवरी 1911 याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? 1978 लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध का जन्म स्थान कौन सा है? मुक्तिबोध जी का, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म स्थान पूछा है तो समझ लो बहुत ही आसान सा है, बता दो आप सभी। 90 का तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 91 नंबर सवाल देखिए, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो भाई एकदम ऊषा लगा लो, कौन सा? ऑप्शन बी में दिया गया, शमशेर बहादुर सिंह की रचना, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। कवित्व जो है ये भूषण जी की रचना और हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है। 92 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध की मां का क्या नाम था? मुक्तिबोध की माता जी का नाम पूछे तो क्या लगाओगे आप सभी? 92 का करेक्ट आंसर बता दो आप सभी। तो मुक्तिबोध की माता जी का नाम था पार्वती बाई, पार्वती देवी, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम था। राजा का पर्यायवाची क्या होगा? राजा का जो पर्यायवाची होता है नरेश होता है, क्या होता है? नरेंद्र होता है, महिपाल होता है। 93 का ऑल ऑफ दीज लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर सवाल देखिए, शुष्क का विलोम क्या होगा? लो जी मैंने शुरू में ही बताया था शुष्क का विलोम क्या होता है, अब लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आर्द्र होता है, मैंने पहले ही बता चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर सवाल देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो क्या है? तो कविता है, किसकी रचना है ये भी याद रखना, रघुवीर सहाय की रचना। किसकी? रघुवीर सहाय। आए आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। 96 नंबर सवाल देखिए क्या करा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 97 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है? तो गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सामने सही होने जा रहा है। चलिए फिर 98 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, हारजीत कविता के रचयिता कौन है? हारजीत, अरे भैया कितना बार बता चुका है मैं, एकदम बहुत बार बता चुका है कि अशोक वाजपेयी की रचना। हारजीत अशोक वाजपेयी, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, करेक्ट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल क्या करें, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहां हुआ था? पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। पथरगामा गांव का नाम है, गोड्डा एक जिला होगा और झारखंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर सवाल को देखिए, आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बता दो फटाफट से, जयप्रकाश नारायण की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जयप्रकाश नारायण की है? तो मैं बता दूं, ये संपूर्ण क्रांति जो रचना है ये जयप्रकाश नारायण की रचना है। किसकी? तो जयप्रकाश नारायण की रचना है ये। तो बता दो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आज कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, ये भी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाओ हमारे साथ और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं